हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। कल हमने 2014 का जो पीवाई पेपर है वो डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। उसी क्रम में हम उसके आगे के क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा मतलब ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, GEF शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी, GEF। अब आप इसको जान गए होंगे ये क्या है। GEF के लिए इसमें से कौन सा कथन सही है, तो जान लेते हैं GEF है क्या। ये है GEF का लोगो। इसकी स्थापना हुई थी 1991 के अंदर। अंतर सरकारी संगठन है, हेडक्वार्टर इसका है वॉशिंगटन USA के अंदर। यह 5 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान करता है। इनके लिए क्या करता है, फंड की व्यवस्था करता है। जो ये 5 क्षेत्र है इसके लिए जो फंड की व्यवस्था करता है ये कौन करता है, ये करता है GEF। कौन है, एक तो UNFCCC, प्रश्न में पूछा गया था UNFCCC और CBD के बारे में। दूसरा है UNCCD, तीसरा है UNCBD, चौथा है स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये स्थायी प्रदूषकों को रोकने के लिए एक कन्वेंशन लाया गया था जिसको हमने 2013 के पेपर में डिस्कस भी किया था। पांचवा है मीनामाटा कन्वेंशन, मरकरी से जो प्रदूषण होता है उसको रोकने के लिए मीनामाटा कन्वेंशन लाए थे। मीनामाटा कहाँ पर है, वो है जापान के अंदर। ये जो 5 कार्यक्रम या 5 क्षेत्र इन पर विशेष ध्यान है किसका, GEF का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन 5 क्षेत्रों का नाम याद कर लेना। इसमें से जो 3 है वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। इनको कब लाया गया था, तीनों को इनको लाया गया था रियो में, जब 1992 में पर्यावरण सम्मेलन हुआ था उसके तहत लाया गया था इन तीनों को, UNFCCC, UNCCD, UNCBD। प्रश्न में पूछा गया था कि GEF के लिए कौन से कथन सही है। तो पहला पॉइंट था कि UNFCCC और UNCBD के लिए फंड का प्रावधान करता है, तो वही आंसर है इसका। और जो GEF है इसका ट्रस्टी है वर्ल्ड बैंक, और यह साल में 2 मीटिंग करता है। और GEF के तहत 2 फंड आते हैं, कौन से, एक है LDCF, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, और एक आता है SCCF, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। इन दोनों फंड को लाया गया था 2001 के अंदर, जब COP7 हुआ था। कहां पर हुआ था, मार्केस के अंदर। मार्केस कहां पर है, मोरक्को की राजधानी मार्केस, याद रखना। और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड है, ये ओनली फंड है वर्ल्ड में जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री पर आधारित है या इनके लिए फंडिंग काम करता है। इसका ट्रस्टी है वर्ल्ड बैंक। जो SCCF है इसका ट्रस्टी भी वर्ल्ड बैंक है, और ये जो परियोजनाएं होती हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए उनके फंडिंग के लिए काम करता है। और जब GEF पढ़ते हैं, GEF, तो एक नाम हमारे सामने आते हैं GCF। इन दोनों को लेकर मैं तो खूब कंफ्यूज होता हूँ कि GCF और GEF में फर्क क्या है, तो इनको यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। GEF को तो हमने अभी जान लिया, कब स्थापना हुई थी, 1991 में। और जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है GCF, इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। कब हुई थी, 2010 में। कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना, कानकुन में। COP15 हुआ था कानकुन में, तब इसकी स्थापना हुई थी। और इसको अडॉप्ट किया गया था COP16 कोपेनहेगन में। इसका मेन टारगेट था कि 2020 तक जो विकसित देश है उनसे 100 बिलियन कलेक्ट करना पर्यावरण संरक्षण के लिए, और उन पैसों से पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे काम किया जा सके। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, सांगदो, साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया के अंदर है। और GEF का हेडक्वार्टर कहाँ था, GEF का हेडक्वार्टर था वॉशिंगटन DC में। कंफ्यूज मत हो ना, याद रखना बिल्कुल इसको। और जो GCF है ये अपना 50% जो पैसा है वो मिटिगेशन पे खर्च करता है और 50% अडोप्टेशन पे खर्च करता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा फंड है पर्यावरण के लिए, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा गया था कि किससे संबंधित है, इसका आंसर A होता है। ये दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं। और जो बाकी के 2 पॉइंट है उसको आप इजीली काट पाएंगे। किस प्रकार से, जो तीसरा पॉइंट है उसमें कहा गया OECD के अधीन अभिकरण है, और GEF क्या है, पर्यावरण से संबंधित है। OECD का जो मेन काम क्या है, वो काम है वैश्विक अर्थव्यवस्था और विश्व व्यापार को सुगम बनाने का काम है इसका। और ये अर्थव्यवस्था का काम, अर्थव्यवस्था वाला बंदा हो गया, इसका पर्यावरण से इतना लेना देना है नहीं। हालांकि हो सकता है लेकिन इतना नहीं है, इसको आप काट सकते हैं। ये कट गया तो D भी कट गया। B है, यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। और जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है इसका काम मेन फंडिंग का होता है। ठीक है, यहाँ पर फंडिंग की बात किसमें की गई, वित्तीय क्रियाविधि की बात करता है ये, और ये वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करता है। तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, आंसर हो जाता है A। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर शक्ति के लिए जो प्रौद्योगिकी है, यहाँ पर 2 प्रौद्योगिकी दी गई है, उनके संबंधित विचार कीजिए और इनमें से कौन से कथन सही है उसको हमें देखना है। यहाँ पर अगर इस प्रश्न को मैं एग्जाम हॉल में करता तो कैसे करता, पहले वो देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है किंतु प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं है। ये पॉइंट भारत के लिए नेगेटिव है। किस प्रकार से,
भारत को नीचा दिखा रहा है कि भारत के पास क्या है, ये प्रकाश वोल्टिक टेक्नोलॉजी है ही नहीं, जो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी वो है ही नहीं, ये भारत के लिए नेगेटिव हो जाता है। तो भारत के लिए कोई नेगेटिव पॉइंट यूपीएससी क्यों पूछेगा, इसको काट दूंगा मैं एग्जाम हॉल में। तीसरा कैंसिल होता है तो सी और बी तो कट गए, दूसरा तो इसके साथ ही गलत हो गया। अब बचा है ए पॉइंट, हमें सिर्फ ए पे फोकस करना, दूसरे पे फोकस ही नहीं करना अभी, हालांकि बाद में इसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बात करता है, पहला पॉइंट कहता है प्रकाश वोल्टिक प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो प्रकाश की विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है। अब आप इसको खोल के देखिए कि प्रकाश वोल्टिक प्रक्रिया है वो प्रकाश का उपयोग करके क्या बनाती है, विद्युत बनाती है, और जो सौर तापीय प्रक्रिया है वो क्या करती है, प्रकाश का उपयोग करके पहले क्या करती है, थर्मल एनर्जी क्रिएट करती है, उसके बाद क्या करती है, उससे आगे विद्युत वगैरह जो भी काम करना है वो कर सकती है। ये बात की गई, इनके नाम से पता चल रहा है सौर तापीय प्रक्रिया, ताप सूर्य का ताप से जो भी हो रहा है आगे। और यहाँ है प्रकाश वोल्टिक प्रक्रिया, यानी कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सोलर पैनल, उनके माध्यम से क्या कर रहा है, प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन की बात कर रहा है। जो घर पे सोलर वगैरह पैनल वगैरह होता है उससे ही पता चल रहा है, ये वही बात है। तो एकदम जनरल पॉइंट है ए पहला, तो आंसर हो जाता है इसका ए। अब हम जानते हैं कि प्रकाश वोल्टिक प्रक्रिया क्या होती है और सौर तापीय प्रक्रिया क्या होती है, उसको समझते हैं। फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी, इसको सौर पैन प्रौद्योगिकी भी बोलते हैं। ये क्या होती है कि अर्धचालक पदार्थों का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। जो अर्धचालक होते हैं वे सूर्य का प्रकाश आता है उसके माध्यम से क्या करते हैं, विद्युत जनन करते हैं। ये होती है फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी, यहाँ पर समझते हैं हम। ये क्या है, ये है एक सोलर पैनल, सोलर पैनल है घर के ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पर इस पर क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है और ये गर्म हो रहा है। इसका जो मेन अंदर का ढांचा है ये रहा बाहर, ये अंदर का ढांचा है इसका। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये गर्म हो रहा है, यहाँ पर ताप आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर जो हीट आ रही है ये ऊपर वाली प्लेट हो गई, गर्म हो रहा है। जब इसमें क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश पड़ता है प्लेट पर, तो ये जो अर्धचालक होते हैं ये फोटोन को अवशोषित करते हैं। सूर्य में प्रकाश के अंदर क्या होते हैं, फोटोन होते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं 2013 में, कि सूर्य का जो प्रकाश वो फोटोन से मिलकर बना है, या किसी का भी प्रकाश होता है वो फोटोन से मिलकर बनता है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग में फोटोन होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहे हैं, सोलर पैनल पे फोटोन पड़ रहे हैं, अर्धचालक है, इस पे फोटोन आ रहे हैं। फोटोन आके क्या करते हैं, जो यहाँ पर जो पदार्थ है इसके इलेक्ट्रॉन होता है, इनके इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से विस्थापित कर देता है, इनके इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो जो एनर्जी आ रही है वो क्या करती है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्री कर देता है, इलेक्ट्रॉन आगे की ओर गति करने लग जाते हैं। पीछे से प्रकाश आ रहा है, फोटोन आ रहे हैं, वो फोटोन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वो इनकी जगह लेते जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन आगे की ओर प्रवाहित होते हैं, पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये आगे गए, आगे वालों को आगे भेजा, आगे वालों को और आगे भेजा, ठीक है। और जब ऐसा कंटिन्यू होने लगता है तो इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाते हैं एक धारा में, और इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसे क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। यानी कि बिजली पैदा हो गई है, बधाई हो। अर्थात जब सनलाइट अर्धचालक पर पड़ती है तो अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, पीछे से और सनलाइट आती है और फोटोन आते हैं, जिससे और अधिक इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाते हैं। इलेक्ट्रॉन गति करने को क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। और वहाँ पर दूसरा पॉइंट था, वहाँ पर नाम आया था डीसी और एसी का, डीसी और एसी, इसको हम समझ लेते हैं। यानी कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। जो डायरेक्ट करंट होता है वो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक दिशा में ही गति करते हैं, एक दिशा में गति करते हैं। और ये जो डायरेक्ट करंट है इसका यूज होता है बैटरी में, यूज होता है। एक दिशा में गति क्यों करते हैं, अब ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है, डीसी करंट पैदा हो रहा है। अब एक दिशा में क्यों गति कर रहे हैं, पीछे से फोटोन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को आगे भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन एक दिशा में प्रवाहित होना शुरू हो गए, इसे बोलते हैं डीसी। तो डीसी होती है, उसके अंदर क्या होता है, एक दिशा में ही गति करते हैं। और बैटरी वगैरह जो भी होती है हम यूज करते हैं, उसके अंदर डीसी करंट का यूज किया जाता है। इसका वोल्टेज सदैव स्थिर रहता है। और जो डीसी करंट है, डीसी करंट जब जनरेटर में जाता है तो जनरेटर इसको चेंज कर देता है अल्टरनेटिव करंट में। जब सौर पैनल के माध्यम से विद्युत पैदा होती है तो वो किस में होती है, डीसी में होती है। और ये डीसी कहाँ जाती है, जनरेटर के पास जाती है। और जनरेटर इसको किस में, एसी में चेंज कर देता है। एसी क्या होता है, एसी के अंदर इलेक्ट्रॉन आगे पीछे गति करते हैं, आगे पीछे गति करते रहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन आगे पीछे गति करते हैं। और घरों में इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि एसी का हास नहीं होता है। जब इसको दूर भेजा जाता है तो एसी का हास नहीं होता, जबकि डीसी है, डीसी को अगर भेजा जाए दूर तो डीसी का क्षय हो जाता है।
इसलिए घरों के अंदर यूज़ किया जाता है एसी यूज़ किया जाता है, और इसके वोल्टेज में परिवर्तन होता रहता है। ये हो गया एसी और डीसी, यानी कि जो घरों के अंदर यूज होती है वो है एसी, और सौर पैनल में या बैटरी वगैरह जो जनित हो रही है वो है डीसी। अब चलते हैं प्रश्न पर। दूसरा पॉइंट क्या था, प्रकाश वोल्टी प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा एसी का जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया दिष्ट धारा डीसी का जनन करती है। इसका उल्टा है, प्रकाश वोल्टी प्रक्रिया अभी हमने देखा था सोलर पैनल किसका जनन करते हैं, वो करते हैं डीसी का, और जो सौर तापीय प्रक्रिया है वो जनन करती है एसी का। और सौर तापीय प्रक्रिया क्या होती है, सौर तापीय प्रक्रिया में कुछ नहीं है, सौर किरण आएगी, उससे क्या किसी चीज़ को गर्म करेंगे, यानी कि थर्मल एनर्जी क्रिएट करेंगे, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। इस ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत जनन में किया जाएगा। और भारत के पास दोनों टेक्नोलॉजी अच्छी खासी है, तो तीसरा पॉइंट भी एकदम गलत होता है, दूसरा गलत हो गया, पहला सही आंसर हो जाता है ए। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, उपयुक्त में से किसको या किनको सरकार ने क्लासिकी भाषाएं घोषित किया है। क्लासिकल लैंग्वेज, इस साल के लिए आप मान के चलिए 99% चांस है ये प्रश्न आएगा। 1% यूपीएससी को थोड़ा इज्जत देते हैं, 99% चांस है ये प्रश्न आएगा ही आएगा। क्लासिकल लैंग्वेज का किसी भी प्रकार से ये प्रश्न आ सकता है, तो हमें इसके एक एक पहलू को अच्छे से कर लेना है, इसको तो मिस करना ही नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है, तो इसमें जो कन्नड़ और तेलुगु क्लासिकल लैंग्वेज है, गुजराती नहीं है, आंसर हो जाता है 2 और 3। अब हम समझते हैं क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। तो जो क्लासिकल भाषाएं इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में, तब गृह मंत्रालय ने क्लासिकल भाषाएं घोषित कर दी थी। अब कौन करता है, सांस्कृतिक मंत्रालय। आपको क्रम वाइज भी याद रखना है, 4 में कौन की, 5 में कौन सी की, 8 में कौन सी की, 14 में कौन सी की, और अब कौन सी की, क्रम वाइज भी याद रखना है, क्योंकि आपको अरेंज करने के लिए पूछ ले, क्रम वाइज अरेंज कीजिए कौन कौन सी भाषाएं कब कब क्लासिकल लैंग्वेज में घोषित की गई। तो सबसे पहले कौन, 2004 में तमिल लैंग्वेज, 2005 में संस्कृत, 2008 में और 2008 के अंदर तेलुगु और कन्नड़, 2014 के अंदर मलयालम और उड़िया, 2024 के अंदर 5 और की है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 5 कौन सी है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ये 5 भाषाएं अब और ऐड कर दी गई 2024 में। और क्लासिकल लैंग्वेज घोषित करने के लिए कुछ शर्तें हैं, नियम एवं शर्तें हैं। उन नियम एवं शर्तों में भी अब थोड़ा चेंज किया गया है। शर्तें क्या है, पहली है कि पुरानी होनी चाहिए 1000-2000 साल, दूसरी है प्राचीन साहित्य होना चाहिए इसके अंदर, तीसरी शर्त है साहित्य वो मूल होना चाहिए, किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए, चौथी है कि इसका विशिष्ट विकास होना चाहिए, विशिष्ट विकास होना चाहिए इस लैंग्वेज का। यहाँ पर जो तीसरा था कि मूल साहित्य होना चाहिए, इसको अब थोड़ा चेंज कर दिया गया है। पहले था कि मूल जो साहित्य है, पहले था कि जो साहित्य है वो मूल होना चाहिए, किसी से उधार लिया हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब जो उधार वर्ड था उसको हटा दिया है, बस ये चेंज कर दिया इसके अंदर। तो ध्यान रखना इस बात का कि अब उधार लेने वाला जो वर्ड था उसको हटा दिया गया है। पहले था कि उधार लिया हुआ साहित्य वाली लैंग्वेज नहीं हो सकती, लेकिन अब उधार लिए हुए साहित्य वाली लैंग्वेज हो सकती है, उसको भी सरकार जो गवर्नमेंट अब कंसीडर कर सकती है, किसके लिए, क्लासिकल लैंग्वेज के लिए। आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको बहुत ही अच्छे से और देख लेना। अब भाषा का प्रश्न आया है तो 8वीं अनुसूची की भाषाओं को भी देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची में वैसे तो 14 भाषाएं थी मूल रूप से, फिर इनमें भाषाएं जोड़ी गई, और अब कितनी वर्तमान में 22 है। तो 21वें संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया, और 92 संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इनको जोड़ा गया। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन से सही है वो हमें नीचे देखने हैं। तो अब आप देख लीजिए कि नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, और मैपिंग के अंदर जो माउंटेन वगैरह हैं उनकी हाईएस्ट पीक वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उनको अभी से तैयार कर लीजिए अच्छे से। आप क्या करना, आप डेली 10 या 15 मिनट आप डेली नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व उनको देखिए, मैपिंग को देखिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इनको देखना है, याद करने की कोशिश भी मत कीजिए, बस आंखों के सामने से इनको निकालिए। आपकी मैपिंग इतनी अच्छी हो जाएगी, मैं खुद के एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। हम जो रूममेट है वो सिर्फ यही करते हैं, हम सुबह 15 मिनट बस मैपिंग डिस्कस करते हैं और आपस में पूछते हैं, इससे ये मैपिंग है बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप ये जरूर करना, ठीक है। तो ये प्रश्न है, इनमें लॉजिक भी कम काम करता है, अगर आपको याद है तो आप इजीली कर पाएंगे। और जब ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में सही होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम में अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दंपा टाइगर रिजर्व कहाँ दिया गया है, मिजोरम, गुमटी वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम, और सारावती शिखर नागालैंड। तो यहाँ पर जो दंपा टाइगर रिजर्व है वो है मिजोरम में ही है, और मिजोरम में 2 नेशनल पार्क भी हैं,
ये देखिए दम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मिजोरम में है। और मिजोरम में 2 नेशनल पार्क है, कौन से, एक है मुरेलन नेशनल पार्क, एक है फांगपुई ब्लू माउंटेन, फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ये देखिए आप यहाँ पर कि ये जो येलो कलर वाला है ये है दम्पा टाइगर रिजर्व, और जो रेड कलर वाला है ये है फांगपुई नेशनल पार्क। और जो फांगपुई ब्लू माउंटेन है ये मिजोरम की हाईएस्ट चोटी है, मिजोरम की हाईएस्ट चोटी। तो यहाँ पर हाईएस्ट चोटी के बारे में पूछा है, तो जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उन सब की हाईएस्ट चोटी देख लेते हैं एक बार। तो मिजोरम की हाईएस्ट पीक कौन सी थी, वो थी फांगपुई ब्लू माउंटेन। मेघालय की है शिलांग पीक, मणिपुर की है टेम्पू पीक, अरुणाचल प्रदेश में है कांगतू, जो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में है, भूटान साइड। आप ये भी याद रखना, कभी ईस्ट टू वेस्ट का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें ये हेल्प करेगा। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारामती, प्रश्न में पूछा गया था सारामती के बारे में, तो वो पॉइंट भी सही हो जाता है। त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी है बेतालिंगचिप, बेतालिंगचिप जो कि जम्पू हिल्स का पार्ट है। ये तो सारी हिल्स हो गई। एक ऑप्शन वहां पर गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में था, जो कहाँ पर है, त्रिपुरा में स्थित है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, गुमटी रिवर निकलती है। और जो गुमटी रिवर है वो त्रिपुरा से निकलकर बांग्लादेश में मेघना में मिल जाती है। मेघना कौन सी नदी है, जब गंगा बांग्लादेश में आती है तब उसका नाम होता है पद्मा, और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में आती है तब उसका नाम होता है जमुना। जब पद्मा और जमुना आपस में मिल जाती है उसे बोलते हैं मेघना। तो ये मेघना में मिलती है गुमटी रिवर। त्रिपुरा के अंदर भी 2 नेशनल पार्क हैं, कौन से, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बाइसन राजबारी नेशनल। आप सारे स्टेट के नेशनल पार्क एक साथ लिख दीजिए और डेली उनको आंखों के सामने से गुजारिए। दावा करता हूं आपको 10 दिन के अंदर सारे नेशनल पार्क याद होंगे, 109 के 109 नेशनल पार्क आपको याद होंगे। तो ये जानकारी तो आज के प्रश्न की हो गई। तो गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, सिक्किम में नहीं है, ये है त्रिपुरा के अंदर। दूसरा पॉइंट गलत हो जाता है, आंसर हो जाता है सी, सिक्किम के अंदर एक नेशनल पार्क है कंचनजुंगा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। वेटलैंड इंटरनेशनल, कल हमने जब पढ़ा था किसके बारे में, बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में देखा था, तब वहां देखा था कि वो क्या करती है, रिपोर्ट जारी करती है, कौन सी, एशियाई जल पक्षी गणना। एशियाई जल पक्षी गणना किसके साथ मिलकर, वेटलैंड्स इंटरनेशनल के साथ मिलकर। जो वेटलैंड्स इंटरनेशनल है यह एक एनजीओ है, पहली बात क्या है, ये एनजीओ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है, इसकी स्थापना हुई थी 1996 के अंदर। जो 4 संगठन थे आप गूगल कर लेना, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं तो मैंने लिखा नहीं यहाँ पर। उन 4 संगठन ने मिलकर इसकी स्थापना की थी 1996 में। इसका हेडक्वार्टर है एड नीदरलैंड के अंदर। एशियाई जल पक्षी जनगणना करते हैं कौन, वेटलैंड इंटरनेशनल और बीएनएचएस साथ में मिलकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना आप। तो चलते हैं प्रश्न पर। पहला पॉइंट क्या है, यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतः सरकारी संगठन है। अंतः सरकारी संगठन का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही मेंबर बन सकती है, जबकि ये तो एक एनजीओ है, एनजीओ का मेंबर तो कोई भी बन सकता है, इसलिए यह पॉइंट गलत हो जाता है। दूसरा पॉइंट, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यावहारिक अनुभव को बेहतर नीतियां हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है, एकदम जनरल पॉइंट है। कोई एनजीओ होगा ये काम करेगा ही करेगा, ऐसे काम तो ज्ञान के विकास के लिए, या एकदम आपको पढ़ के ही लग रहा कि ये पॉसिबल है चीज, ज्ञान के विकास के लिए, संग्रहण के लिए तथा व्यावहारिक अनुभव को बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है, एकदम जनरल पॉइंट। तो आंसर हो जाता है बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न किसके बारे में, ब्रिक्स के बारे में। इस बार के लिए ब्रिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी था, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया नहीं, इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस बिल्कुल भी मत करना। तो हम पहले ब्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सबसे पहले तो ब्रिक्स के सदस्यों के बारे में जानते हैं, सदस्य कौन कौन है इसके। तो इसके 5 सदस्य जो पुराने हैं, कौन से, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसके नए सदस्य कौन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट ईयर 5 इसके नए मेंबर बने थे, कौन, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया और यूएई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये कब थे, लास्ट ईयर। 2025 में इसका सबसे नया मेंबर कौन है, इंडोनेशिया, याद रखना, ये अभी जनवरी में जस्ट ऐड हुआ है, इंडोनेशिया इसका सबसे न्यूएस्ट मेंबर है। और ब्रिक्स की औपचारिक रूप से शुरुआत हुई थी 2006 में, और इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, 2009 में येकातेरिनबर्ग एक जगह है, कहाँ, रशिया में, वहाँ पर इसका पहला समिट हुआ था। 2010 में इसका साउथ अफ्रीका मेंबर बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई के अंदर। संघाई कहाँ है, चीन में, चीन में इसका हेडक्वार्टर है। और 2014 में जब इसकी अगुवाई कौन कर रहा था, ब्राजील कर रहा था, तब एक डिक्लेरेशन आया था, घोषणा आई थी, फार्टेलेजा घोषणा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी से पूछ भी चुका है, वापस भी पूछ ले, क्या पता। इसके तहत न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की जाएगी, जो किसके अंतर्गत काम करेगा, ब्रिक्स के अंतर्गत काम करेगा।
NDB। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघई में, न्यू डेवलपमेंट बैंक, याद रखना। और जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसमें जो मतदान अधिकार है वो सबसे ज़्यादा किसके पास है? चीन के पास है। बाकी जो ब्राज़ील, भारत, रशिया, इनके पास सेम राइट्स है, मतलब सेम वोटिंग परसेंटेज है। ये तो हो गया ब्रिक्स के बारे में। जब भी हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ब्रिक्स के बारे में, तो हमारे मन में एक और शब्द गूंजता है SCO। SCO, तो इन दोनों में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। SCO को भी हम यहीं पर देख लेते हैं। SCO, इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। जो ब्रिक्स था उसका हेडक्वार्टर था संघई, जबकि जो SCO है इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है चीनी और रूसी। और इसके सदस्य कौन है? इसके 10 सदस्य हैं, याद रखना। चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान, रूस, बेलारूस, ईरान और ताजिकिस्तान। बेलारूस इसका सबसे नया सदस्य बना है, अभी बना जस्ट, ठीक है, याद रखना आप। और इसका तुर्कमेनिस्तान है वो मेंबर नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सेंट्रल एशियन कंट्री है वो सारी इसका पार्ट है। तो आप कहीं ये ना सोचें कि तुर्कमेनिस्तान भी वहीं का है, तो क्या पता पार्ट हो, बिल्कुल भी नहीं है। आप याद रखना, तुर्कमेनिस्तान जो SCO है इसका पार्ट नहीं है। और SCO के तहत ही एक और संगठन की स्थापना की गई थी, इसके अंदर एक अंतर्गत ही है रेड्स, क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संगठन। इसका हेडक्वार्टर है ताशकंद, उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अभी हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ा। जब न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम आता है तो हमारे सामने और ऐसे कुछ बैंक है, क्षेत्रीय बैंक, उनके नाम आते हैं। किसका? AIIB, ADB, उनको भी हम देख लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैं इसमें बहुत कंफ्यूज होता हूँ। तो एक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में। कहाँ पर? मनीला, फिलीपींस की राजधानी है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा किसके पास है? US व जापान के पास बराबर इक्वल शेयर है। उसके बाद सबसे अधिक शेयर है चाइना के पास, फिर भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, याद रखना। दूसरा है एशिया अवसंरचना निवेश बैंक, AIIB। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में और इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। और इसमें जो शेयर है वो सबसे अधिक चीन के पास है, फिर सेकंड नंबर पे भारत है और थर्ड नंबर पे रशिया है, याद रखना। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। यहां पर क्या पूछा गया था? ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो में 2009 में हुआ था। अभी हमने देखा था ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? यक्तेनबर्ग में, जो कहां पर है? रशिया में है। तो ये पॉइंट हो जाता है गलत। दूसरा पॉइंट है दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में अंत में शामिल हुआ। ये बात उस टाइम सही थी। अब तो अंत में शामिल हुआ कौन सा है? इंडोनेशिया है। सबसे अंत में ब्रिक्स में कौन शामिल हो रखा है? इंडोनेशिया है अब के हिसाब से तो, लेकिन जब 2014 में आया था उसके हिसाब से अफ्रीका सही था। आंसर होता है इसका B। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। ये 3 रोग दिए गए हैं। उपयुक्त में से किस रोग या किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है? ये प्रश्न बहुत ही साधारण है, ये हम बहुत ही जनरल अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर ये देखिए, एक नाम है छोटी माता या चिकन पॉक्स। जब हम छोटे थे तो टीकों की इतनी अच्छी व्यवस्था थी नहीं, तो हमने कभी चिकन पॉक्स का टीका लगाया नहीं था बचपन में। तो ऑलमोस्ट जो हमारी जनरेशन के लोग हैं उनमें 90% को तो चिकन पॉक्स हुआ ही होगा, छोटी माता। तो अगर ये रोग आपको हो रखा है या आपके आसपास किसी को होता है तो कहाँ से उन्मूलन हो चुका है? दूसरे पॉइंट को आप सीधा काट दीजिए। और साधारण सी बात है कि डिप्थीरिया है वो जनरली हम बहुत ज़्यादा कॉमन देखते हैं। तीसरा पॉइंट अब देखिए क्या है? चेचक या स्मॉल पॉक्स। चेचक है उसका भारत तो क्या विश्व से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है, और वो भी कब? आज से 50 साल पहले 1980 में इसका उन्मूलन हो गया था। तो आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है 3। और जो डिप्थीरिया था वो होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया से। छोटी माता जो चिकन पॉक्स है वो होती है जोस्टर वायरस से, और जो चेचक स्मॉल पॉक्स है वो होता है वायरोला वायरस से। और जो चेचक का टीका है वो सबसे पहला खोजा गया टीका है। सबसे पहला खोजा गया टीका किस रोग का है? वो है चेचक का। किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा और इसको खूब रटा होगा उस टाइम। 1980 में घोषणा WHO ने विश्व से इसका उन्मूलन हो चुका है चेचक का। और भारत से कौन से रोग है जिनका पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है? और है पोलियो, प्लेग, गिनी वर्म। इनका भारत से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है, आप याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, एकदम लप्पू प्रश्न है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है? पृथ्वी पर जो जीवन है या जीवों का विकास है उसको किन किन घटनाओं ने प्रभावित किया है? यहाँ पर 2 घटनाएं दी गई, आप
सीधा सा सोचिए कि पृथ्वी पर कोई भी घटना भूतपूर्व घटित हुई है, उसने जीवों के विकास को तो प्रभावित किया ही है किसी न किसी रूप में। सीधा साधारण सी बात है। यहाँ पे पॉइंट आ जाए, क्या ज्वालामुखी उद्गार ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है? बिल्कुल किया है, क्योंकि मृदा का निर्माण हुआ है उससे। क्या भूकंप ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है? बिल्कुल किया है। और जो जनसंख्या है, आबादी है, उनमें उतार चढ़ाव भूकंप के कारण आ सकता है, तो जीवों का विकास तो प्रभावित हुआ ही है। यानी कि पृथ्वी पर कोई भी घटना भूतपूर्व घटित हुई है, उसने किसी न किसी रूप में जीवों के विकास को प्रभावित तो किया ही होगा। जनरल सोचिए, डायनासोर मरे थे, उनके बाद फॉसिल बने, फॉसिल से वापस जो अनुक्रमण की प्रक्रिया घटित हुई, उससे जीवों का विकास कंटिन्यू होता रहा। तो किसी न किसी रूप में कोई भी घटना, चाहे वो जलवायु से संबंधित हो, चाहे वो मौसम से संबंधित हो, तापमान हो, भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, वर्षा हो, हिम का पिघलना हो, सारी घटनाओं ने जीवन के विकास को प्रभावित किया है। तो यहाँ आंसर हो जाता है सी। इसमें तो ऐसे क्वेश्चन में तो ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं होती। किसी न किसी रूप में किसी भी घटना ने जीवों के विकास को प्रभावित तो किया ही होगा, क्योंकि पृथ्वी का विकास कितने करोड़ों साल बाद हुआ है। तो कभी न कभी किसी न किसी घटना ने किसी रूप में जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा। यहाँ पर जीवों का मतलब सिर्फ मनुष्य तो है नहीं, सारे जीव है पृथ्वी पर, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, सब है। इसलिए आंसर इसका हो जाता है सी। ऐसे प्रश्नों पर तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। आप यहाँ पर सोचें कि महाद्वीपीय विस्थापन किस प्रकार से जीवों के विकास को प्रभावित करेगा। प्लेटें आई, प्लेटें टकराई, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, किस प्रकार से जीव एक जगह से दूसरी जगह गए। इतना दिमाग ऐसे प्रश्नों में नहीं लगाना है। सीधा सा जनरल सोचिए कि इतने सारे जीव हैं, कोई ना कोई घटना किसी न किसी जीव की जाति को प्रभावित कर ही सकती है। आंसर ज्यादा सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में हास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है? इस प्रश्न को मैं अगर एग्जाम हॉल में करता तो किस प्रकार करता? यहां पर बोला है कि शिकार चोरी तो एक गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि के हास का कारण तो है ही, और क्या संभावित कारण हो सकते हैं? यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नदियों पर बांधों और बैराजों का निर्माण, जिससे इनके आवागमन में दिक्कत आएगी, तो इनका क्षेत्र है वो सिकुड़ जाएगा और ये आखिर में समाप्ति की ओर बढ़ेगी। तो पहला पॉइंट तो है। दूसरा पॉइंट है नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि। इसको एक बार रोकते हैं, आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं। संयोग से मछली पकड़ने वाले जालों में फंस जाना, संयोग से फंस रही है जाल में फंसेगी तो मर जाएगी, बाहर निकालेंगे तो उसको, क्योंकि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो ये कारण बिल्कुल होगा। चौथा है नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। अब जो कृषि रसायन है उनका उपयोग करेंगे तो क्या होगा? जल प्रदूषण होगा। जल प्रदूषण से क्या हो सकता है? ये जो डॉल्फिन है इनकी समाप्ति हो सकती है, तो चौथा कारण भी है। तो यहाँ पर 1, 3 और 4 तो सिंपल पॉइंट है, आपको जनरली समझ आ रहे हैं। तो 1, 3, 4 किस में नहीं, उनको पहले तो एलिमिनेट कर दीजिए। अब बच जाता है दूसरा पॉइंट। अगर दूसरा पॉइंट है तब तो आंसर डी होगा, अगर दूसरा पॉइंट नहीं है तो आंसर होगा सी। दूसरे पॉइंट को देखते हैं, नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि। तो यहाँ पर जो मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि होगी वो प्राकृतिक रूप से होगी। और दूसरी बात, मगरमच्छ भी उसी आवास में रह रहे हैं, तो जो उसी आवास में 2 जीव रह रहे हैं वो तो एकदम अपने जो विकास चरण को है वो व्यवस्थित करते हुए चलेंगे। जैसे मगरमच्छों की संख्या वृद्धि हो रही है तो जो डॉल्फिन है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी के तहत अपना जो आवास वगैरह है वो चेंज कर लेगी, या किसी न किसी रूप में अपने को जीवित रखने का प्रयास करेगी। तो ये एक नेचुरल सबस्टांस है। ऐसे पॉइंट का सही होना बहुत ही रेयर है, क्योंकि ये किसके माध्यम से हो रहा है? ये नेचर के माध्यम से हो रहा है। और नेचर एक पॉजिटिव चीज है, तो पॉजिटिव चीज ऐसे पॉइंट में गलत नहीं होगी। तो दूसरा पॉइंट गलत नहीं है, आंसर हो जाता है इसका सी। तो यहां पर गंगेटिक डॉल्फिन की बात थी तो उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ये इस प्रकार की दिखती है गंगेटिक डॉल्फिन। इसका एक दूसरा नाम है सुसु, और इसे टाइगर ऑफ द गंगा भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड। ये कहाँ पर पाई जाती है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, मेघना, कर्णफुली नदियों में पाई जाती है। कर्णफुली नदी मिजोरम से बांग्लादेश की तरफ बहती है और अंत में मेघना में मिल जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर या ताजे जल या मीठे पानी में ही पाई जाती है। खारे पानी में गंगेटिक डॉल्फिन नहीं पाई जाती है। भारत व असम की ये जलीय पशु है। भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? वो है गंगेटिक डॉल्फिन, और असम की भी यही है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट किया है 2021 के अंदर। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन रखा है पटना के अंदर, और भारत में एक डॉल्फिन सेंचुरी अभी कार्यरत है और एक प्रपोज्ड है। जो कार्यरत है वो कहाँ पर है? विक्रमशिला सेंचुरी बिहार में, और जो प्रपोज्ड है वो है हस्तिनापुर यूपी के अंदर।
ये तो होगी गैंगेटिक डॉल्फिन की बात। अब दो डॉल्फिन की और बात आती है, कौन सी? एक आती है सिंधु नदी डॉल्फिन और एक आती है इरावदी डॉल्फिन। सिंधु नदी डॉल्फिन है वो पंजाब का राज्य जलीय पशु है और इसका आयुषन स्टेटस है इंडेंजर्ड और यह ब्यास नदी में पाई जाती है। कौन सी? ब्यास नदी में। इरावदी डॉल्फिन है, इसका आयुषन स्टेटस है इंडेंजर्ड और यह इरावदी मेकोंग नदियों में पाई जाती है। साथ ही साथ भारत की जो चिल्का लेक है वहां पर भी इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। जो चिल्का है वो खारे पानी की झील है, लेगून झील है एक, और एशिया की सबसे बड़ी लेगून झील है की झील है। तो इरावदी डॉल्फिन खारे व मीठे दोनों पानी में पाई जाती हैं, ये याद रखना आप। इरावदी व मेकोंग रिवर है वो चाइना, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, वियतनाम आदि देशों में बहती है। तो आज की इस डिस्कशन को हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।